Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims. And the topic for this particular video is going to be revolts before 1857 and the most famous revolt of 1857. तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी हमारे मेजर सिविल, पेजेंट और ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं 1857 से पहले, उनका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक सिस्टमैटिक अप्रोच से रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखेंगे कि किस कारण से वो हुआ, जब हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, कौन लीडर्स थे, एंड फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. So let's begin. Now, students, when we talk about the resistance of people against the British East India Company, this can be categorized into three broad categories. These are the civil rebellions, or they are tribal uprisings, or they are peasant movements. ऑल इन ऑल स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये जो सारे रिबेलियंस हो रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी ना किसी फॉर्म में इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो एक मेजर 1857 का रिवोल्ट होता है, उससे पहले भी हमारे पास काफ़ी सारे रिवोल्ट्स हुए हैं जिनको धीरे धीरे करके सप्रेस कर दिया गया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हैं, ठीक है, और हर रिवोल्ट को डिटेल में याद करना भी नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या किया है, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। डिस्कशन के तहत भी मेजरली हमें क्या देखना होता है, रिवोल्ट का नाम, किस एरिया में वो हुआ है, किस कारण से हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी लुक एट द नेम्स ऑफ द मेजर लीडर्स who started that particular rebellion or any particular community with which the rebellion is associated, and if there was any advantage that was given to any particular community or the people after that uprising. अदरवाइज तो एक ही रिजल्ट होने वाला है कि उनका जो रिवोल्ट है उसको दबा दिया गया। तो अगर उनको कोई एडवांटेज मिलता है उसको हमको जरूर सॉर्ट आउट करके रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि भाई तीन शेप्स हैं अपने पास रिबेलियंस की। सिविल रिबेलियन हो रहे हैं, ट्राइबल रिबेलियन हो रहे हैं फॉरेस्ट वाले एरियाज के अंदर हमारे पास में, और पेजेंट मूवमेंट्स हो रहे हैं, और इन सब का एक ही कारण है और वो है ब्रिटिशर्स की वजह से एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिस पहले रिवोल्ट के साथ हम शुरू करेंगे, ये बंगाल में होता है और इसको पॉपुलरली बोला जाता है सन्यासी या फिर फकीर रिवोल्ट। इस रिवोल्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमें पता है सन्यासीज कौन है। सन्यासीज आर दी ascetics. Now these ascetic students, as you can see, used to go on pilgrimage passing through Bengal. Now, as a result, they had this traditional role wherein they used to collect a religious tax from all the villages that they were passing through. और ये टैक्स जो है ये विलेज के हेडमैन और जमींदार से और रीजनल लैंडलॉर्ड से लिया करते थे। ये चीज़ ये ट्रेडिशनली कर रहे हैं, यानी बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, जब इनको दीवानी मिल जाती है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद में, तब ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करते हैं। इकोनॉमिकली आप किसी को कैसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, टैक्स की रेट बढ़ा बढ़ा के उनसे ज़्यादा पैसा लेके अपने पास रख के। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है, उस टाइम वो क्या करते हैं, टैक्स की डिमांड को इंक्रीज करने लगते हैं। अब हमारे पास में जो लोकल जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स हैं, ये दुविधा में पड़ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो पैसा है उसका मेजर लंपसम इनको टैक्स में देना पड़ रहा है। इस वजह से ये असेटिक्स को पेमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज्ड है, इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि असेटिक्स या सन्यासीज या जो फकीर हैं उनको उनका ट्रेडिशनल रिलीजियस टैक्स नहीं मिल रहा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, क्या होता है, सन्यासीज जो हैं वो अब डिसाइड करते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हमारी दुश्मन है, ये हमारा ट्रेडिशनल काम बिगाड़ रही है, एंड दैट इज वाई दे डिसाइड टू अटैक देम। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, यू विल सी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं उनको रेड करते हैं सन्यासीज और उनकी ट्रेजरीज को लूटते हैं और उनकी फोर्सेस से लड़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि सन्यासी रिवोल्ट के अंदर जो मेजर लीडर्स हैं उनके नाम है मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स देवी चौधरानी जो है इनका मेंशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज शी इज अ वुमेन सन्यासी, एंड फॉर अ वुमन टू पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ रिवोल्ट्स स्पेशली इन योर 18th and 19th century is a totally different thing altogether. So keeping that in mind, her contribution is very significant. यहाँ पे स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको कैप्चर करने में, इनको पैसिफाई करने के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं और इनका जो रिवोल्ट है उसे क्रश कर देते हैं. ज़्यादातर जो हमारे रिवोल्ट होने वाले हैं वो सारे के सारे क्रश ही होंगे, और कुछ कुछ रिवोल्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ एडवांटेज मिल जाता है. जहां एडवांटेज मिल रहा है वो हम मेंशन करके चलेंगे, अदरवाइज आप सिंपली इट इज़ द गिवन फैक्ट दैट दीज रिवोल्ट्स वर क्रश सूनर और लेटर. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सन्यासी रिवोल्ट को थीम बनाकर एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट आते हैं आगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. इन्होंने एक किताब लिखी है आनंद मठ. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बंकिम चंद्र जो हैं इन्होंने एक और नॉवल लिखी थी देवी चौधरानी, और ये इनके ऊपर बेस्ड है जिनका हमने अभी डिस्कशन किया है, अ वुमन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दी सन्यासी रिवोल्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बंकिम चंद्र की आनंद मठ जो है इसका बेस क्या है इसको हम याद रखेंगे. इट इज इंस्पायर्ड बाय द सन्यासी रिवोल्ट. Also, he has written a book on a specific woman sannyasi, that is Devi Chaudhrani, which is very significant. सन्यासी रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक और मेजर सिविल रिवोल्ट होता है 1857 से पहले, और इसे कहा जाता है पॉलीगार्स रिवोल्ट. पॉलीगार स्टूडेंट्स कौन है? पॉलीगार बेसिकली आपके डेक्कन साउथ इंडिया के अंदर बैठे हैं, एंड दीज पीपल आर सक्सेसर्स ऑफ द नायक सिस्टम. नायक सिस्टम क्या था? आई होप आप लोगों को याद होगा, जब हमने विजयनगर किंगडम पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि विजयनगर किंगडम में जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको हम कहते थे नायक्स, और इस सिस्टम को हम कहते थे नायक या नयंकार सिस्टम. ये जो मिलिट्री चीफ्स होते थे स्टूडेंट्स, इनको कैश में पेमेंट नहीं होती थी बल्कि इनको लैंड में पेमेंट करी जाती थी, जिसके तहत जो इनके पास टेरिटरी आती थी उसमें रेवेन्यू कलेक्शन करना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, और उसके अलावा एक छोटी टुकड़ी आर्मी की विजयनगर रूलर के बिहाफ पे मेंटेन करना, ये सब नायक की ड्यूटीज होती थी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे डेक्कन और साउथ के अंदर नायक सिस्टम को सक्सीड करते हैं पॉलीगार्ड्स, और इनके जो फंक्शंस हैं ये बहुत हद तक नायक से मिलते जुलते हैं. अब कहानी कुछ ऐसी रहती है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉलीगार्ड्स हैं बेसिकली ये कहाँ पर बैठे हैं? डिंडीगल और मालाबार वाले रीजन में. ओवरऑल अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मेजरली तमिलनाडु के अंदर बैठे हैं. ये जो लोग हैं ये परचम उठाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट. क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दो पॉलीगार रिवोल्ट होते हैं. पहला वाला जो है स्टूडेंट्स वो हमारे तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, और इसके जो मेन लीडर हैं उनका नाम है कट्टा बोमा. ये जो लीडर हैं स्टूडेंट्स एक बार के लिए इस रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत जल्दी इनको पकड़ लेते हैं और इनको मार देते हैं बाय हैंगिंग हिम. इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दोबारा से एक सेकंड पॉलीगार रिवोल्ट होता है, और इसको पॉपुलरली साउथ इंडियन रिबेलियन भी कहा जाता है. इस सेकेंड रिबेलियन के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो पॉलीगार्ड्स हैं जो ऑलरेडी मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, ये जाके ब्रिटिशर्स के जो बैरक्स हैं कोयम्बटूर में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बॉम्ब कर देते हैं. However, students, just like the fate of almost every community, every tribal community and every peasant rebellion, the Polygar revolt will also be suppressed with time. यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, एक ट्रीटी करी जाती है, और इस ट्रीटी को हम कहते हैं कार्नेटिक ट्रीटी, जो कि 31 जुलाई 1801 को साइन करी जाती है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द पॉलीगार्ड्स. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स जो हैं वो तमिलनाडु को एक तरह से अनेक्स कर लेते हैं और उस पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल एक्सटेंड कर देते हैं. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल आता है तमिलनाडु पे, वो पॉलीगार सिस्टम को वायलेंटली खत्म करते हैं. पूरा मारा पीटी होती है यहाँ पे, एंड इसको देखते हैं हम स्टूडेंट्स. जब ये खत्म होता है इसकी जगह जमींदारी सेटलमेंट का सिस्टम यानी कि मिडिल मैन के सेटलमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. पॉलीगार रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर रिबेलियन है इसका नाम है पाइका रिबेलियन, और ये उड़ीसा में 1817 में होता है.
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पाइकाज कौन है। पाइकाज आर बेसिकली लैंडेड मिलिशिया सोल्जर्स। तो जैसे हमारे पास में पॉलीगार्ड्स थे, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास पाइकाज हैं। और ये कौन है? ये हमारे पास फुट सोल्जर्स हैं, जिनको ट्रेडिशनली कैश सैलरी की जगह क्या दिए जाते थे? रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स दिए जाते थे इन रिटर्न फॉर द मिलिट्री सर्विस एंड द पुलिसिंग फंक्शंस दैट दे वर गिविंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे इनको जो लैंड दी जाती थी स्टूडेंट्स, वो हेरिडिटरी बेसिस पर थी। यानी कि अगर किसी पाइका मिलिट्री लीडर के पास में कोई लैंड है, तो उसके बाद में उसके बेटे को वो लैंड जो है इनहेरिटेंस के अंदर मिल जाएगी। हाउएवर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 1803 में क्या होता है। 1803 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उड़ीसा को कैप्चर कर लेती है, इसका कॉन्क्वेस्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट उस टाइम पे जो राजा यहाँ पर बैठे थे, दैट इज राजा ऑफ खुर्द, उनको उनके थ्रोन से हटा दिया जाता है। जब राजा ऑफ खुर्द को उनके थ्रोन से हटा दिया जाता है, तो हम देखते हैं उनके जो मेन मिलिट्री चीफ थे, बख्शी जगबंधु बियाधर विद्याधर, ये जो हैं इनकी एंसेस्ट्रल एस्टेट जो है, जो इनको पाइका होने के तहत मिली थी, वो इनसे ले ली जाती है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो एस्टेट इनके पास थी स्टूडेंट्स, इसका नाम था किला रोरंग। तो किला रोरंग जो है किससे ले ली जा रही है? बख्शी जगत बंधु से ले ली जा रही है। क्यों ले ली जा रही है? क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसने उड़ीसा का कॉन्क्वेस्ट कर लिया है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं बख्शी की जब इनकी एंसेस्ट्रल लैंड इनके हाथ से छिन जाती है, इनके पास कुछ भी नहीं बचता, ही बिकम्स अ डेस्टिट्यूट ऑल टुगेदर। सो ही हैज नो अल्टरनेटिव एंड दैट इज व्हाई ही रेजेस अ रिवोल्ट बैनर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस रिवोल्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनको हेल्प कर रहे होते हैं राजा ऑफ खुर्द, जिनका नाम है मुकुंद देव। एज अ रिजल्ट ये अपने पाइकास की एक आर्मी बनाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ समय के लिए अपने लोकल एरिया में से रिट्रीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अल्टीमेटली जब हम टाइम में थोड़ा आगे जाएंगे तो पाइका रिबेलियन जो है ये कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है? पाइका कौन होते हैं? पीछे हमने देखा था पॉलीगार्ड्स। पॉलीगार्ड्स हमने देखा वो क्या काम करते थे, पाइका क्या काम करते थे, काफी सिमिलर है। लेकिन ये लोग किस रीजन में है उसका मेन डिफरेंस बनता है, तो उन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो देखने वाली बात है वो ये है कि पाइका रिबेलियन के तहत इन मिलिट्री लीडर्स को जो है थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई। इस सक्सेस के तहत क्या हुआ, उनको काफी सारे रेमिशंस मिल गए और काफी लैंड जो उनकी छीन ली गई थी वो उनको वापस दे दी गई। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट था उसके परसेंटेज के अंदर रिडक्शन इन्होंने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनके जो एस्टेट्स थे उनका जो सेल होने वाला था उसको सस्पेंड करवा दिया गया और उसकी जगह हम देखते हैं एक नया सेटलमेंट ऑन फिक्स टेन्योर्स एंड अ मेथड ऑफ लिबरल गवर्नेंस वाज समथिंग दैट वाज गिवन टू देम ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जहां पर हमारे को कुछ सक्सेस मिली है उसको हम जरूर जॉट डाउन कर लेंगे। जिस स्लाइड में सक्सेस नहीं है उसमें हम सीधे कैरी ऑन कर रहे हैं और हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इस रिबेलियन को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पाइका रिबेलियन जो है ये काफी बढ़ चढ़ के हुआ और इसके तहत इन मिलिट्री लीडर्स को जो है थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिल गई, जिसमें इनका एरिया जो इनसे कैप्चर कर लिया गया था उसमें से कुछ मात्रा ये अपने पास वापस ले आए। मोर ओवर जो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट का टैक्सेशन रेट था उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा रिडक्शन करा लिया। पाइका रिबेलियन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है, दिस इज द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिलीजियसली रिवाइवल मूवमेंट। इसकी सोशल पॉलिटिकल साइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसकी रिलीजियस साइड, जिसमें हम देखते हैं इट वॉज अ इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और इसके जो फाउंडर थे स्टूडेंट्स उनका नाम था सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। यहाँ पे स्टूडेंट सैयद अहमद ने जो इंस्पिरेशन ली है दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। तो इनकी प्रीचिंग से इंस्पायर होकर इन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया एंड दिस वाज अ इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो मेन एम है वहाबी मूवमेंट का वो ये है कि ब्रिटिशर्स के साथ ये जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है इसके योक को हमें थ्रो अवे करना है, एंड वी हैव टू गो बैक टू द पीरियड वेर इन देर वॉज इस्लामिक लॉ फ्लरिशिंग थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. As a result, students, you will see that Wahhabi movement is a direct attack on the Western culture. Moreover, it is something that is directly attacking the British East India Company. वहाबी मूवमेंट स्टूडेंट्स जो है ये जोर कब पकड़ता है, ये स्पेसिफिकली जोर पकड़ता है 1849 के बाद, जब हम देखते हैं कि पंजाब जो है उसका इनकॉर्पोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी में हो जाता है, जब पंजाब को अनेक्स कर लिया जाता है. इस टाइम पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वहाबीज बहुत अलर्ट हो जाते हैं और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी इंडिया को कॉलोनी बनाने की जो साजिश है इसके अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं, और अपने जो साथ के लोग हो गए उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स फैलाने लगते हैं. कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और इस एक्शन के तहत ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, स्पेशली इन दी 1860s, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वहाबीज जो हैं इनकी पावर कम हो जाती है और इनका रेजिस्टेंस वीक पड़ जाता है. तो वहाबी मूवमेंट क्या है, इसको किसने स्टार्ट किया था, किससे इंस्पायर होके किया था, और कैसे ये खत्म हुआ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस स्लाइड का की टेक अवे है. वहाबी मूवमेंट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, दिस इज नोन एज द कूका रिवोल्ट. कूका रिवोल्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको 1840 के अंदर भगत जवाहर मल ने, जिनको हम सियान साहिब भी बोलते हैं, उन्होंने इसे पंजाब के एरिया में स्टार्ट किया था. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कूका रिवोल्ट जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तरफ तो यहाँ पे जो लीडरशिप है वो सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रही है, और दूसरी तरफ कूका रिवोल्ट के तहत पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात भी करी जा रही है. सोशल रिफॉर्म्स के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि भगत जवाहर मल जो हैं वो कास्ट अबॉलिशन की बात कर रहे हैं, और इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सिख्स के अंदर अगर उन्हें दिख रहा है तो उसको कंप्लीटली डू अवे करने की बात कर रहे हैं. मोर ओवर स्टूडेंट्स, सोशल रिफॉर्म्स के तहत ही इज एनकरेजिंग द सिख पीपल टू स्टॉप taking meat, to stop consuming meat, and to stop taking alcohol and drugs. Moreover students, as a part of this revolt, इंटर मैरिजेस के लिए जो परमिशन चाहिए, उसके अलावा विडो रीमैरिज और विमेन को एनकरेज करना कि घर से बाहर निकल कर आओ, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हुए जिनमें सोशल रिफॉर्म के तहत बात उठाई जा रही थी ड्यूरिंग दी कूका रिवोल्ट. इन सोशल रिफॉर्म्स के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कूका रिवोल्ट का जो सेकंड साइड है, दीज आर बी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के तहत जो कूकाज हैं वो क्या चाह रहे थे, दे वांटेड टू रिमूव द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे वांटेड टू रीएस्टैब्लिश द सिख रूल ओवर पंजाब. As a result, students, you will see they advocated wearing hand woven clothes and boycott of English laws and education and their respective products. So long before the Swadeshi and boycott movement had happened, students, in 1905, you will see that Kukas were the pioneers who had realized the ill effects of the company rule, and as a result they wanted their Sikh power to come back altogether, and that is why in order to achieve that they started educating their own people in order to do away with everything which is brought in by the colonials. तो ये इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको याद रखना है. उसके अलावा कूका रिवोल्ट का एक सोशल रिफॉर्म वाला साइड भी है जिसको आपको याद रखना है. कूका रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है इसका नाम है पागलपंथीज. तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई पागलपंथीज होते कौन है. पागलपंथी जो है स्टूडेंट्स ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप है जिसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास दो मेजर ट्राइब्स हैं, एक का नाम है हजोंग और दूसरे का है गारो. ये जो दोनों ट्राइब्स हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइमनसिंह डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले बंगाल के अंदर था वहां को बिलोंग करती हैं, और यहाँ पे ये जो पागलपंथी ग्रुप है इसके फाउंडर का नाम था करम शाह. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो पागलपंथीज हैं बेसिकली ये ट्राइबल पेजेंट्स हैं,
और ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं बिकॉज दे वांट टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट जो इन रिबेलियंस का आपको याद रखना है वो ये है कि ट्राइबल्स और पेजेंट्स की अगर हम बात करें तो उनका डायरेक्ट टारगेट कभी भी ब्रिटिशर्स नहीं होते थे। मेजरली उनका डायरेक्ट टारगेट होते थे मनी लेंडर्स, जमींदार्स, जो उनसे बहुत ज्यादा पैसा खींचते थे। लेकिन यहाँ साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना पैसा वो खींच रहे हैं, जमींदार हो गए, मनी लेंडर हो गए, उसकी एक भारी मात्रा अल्टीमेटली किसकी जेब में जा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में जा रही है। इसीलिए although these tribal and peasant rebellions may not have been directly targeting the English East India Company, but within a short span of time, all of these people used to realize that the ultimate villains of this particular scenario are the Britishers, and hence we need to fight them all together. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्ट रीजन अगर हम देखें पागलपंथीज के रिवोल्ट का तो वो ये था कि इनके एरिया के अंदर जमींदार जो हैं इनको काफी ज्यादा ऑप्रेस कर रहे थे और इनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक पूरे डेकेड के लिए, दैट इज फ्रॉम 1825 टू 35, ये जो पागलपंथीज हैं ये रेंट देने से मना कर देते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई रिजल्टेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये है कि पागलपंथीज जो हैं इनको एक समय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसिफाई करने में और इनके रिवोल्ट को क्रश करने में सक्सेसफुल हो गई। पागलपंथीज के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है इसका नाम है फराइजी रिवोल्ट। फराइजी रिवोल्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें जो टर्म है फराइजी, बेसिकली दीज पीपल आर फॉलोअर्स ऑफ अ मुस्लिम सेक्ट विच वॉज फाउंडेड बाय अ पर्सन नोन एज हाजी शरीयत अल्लाह। This guy, that is Haji Shariat Allah, students, belongs to Faridpur, which is located in eastern Bengal. तो यहाँ पे फराइजीज के लिए हम टिपिकली ये बोलेंगे कि भाई ये एक मुस्लिम्स की सबसेक्ट है और इसके फाउंडर कौन थे? हाजी शरीयत अल्लाह थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो फराइजीज हैं ये क्या एडवोकेट कर रहे हैं? ये एडवोकेट कर रहे हैं रेडिकल रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पर हम देखते हैं कि शरीयत अल्लाह और उनके बेटे दादू मियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं अपने फॉलोअर्स को और उनको कहते हैं कि भाई हमें इन इंग्लिश इंट्रूडर्स को अपने बंगाल से बाहर निकालना है क्योंकि ये जो है हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फराइजी रिवोल्ट एक बार के लिए जोर पकड़ता है और ये जो फराइजी सेक्ट है ये अपने आसपास के और कॉजेस को भी सपोर्ट करने लगती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इस बात के लिए सहमति दिला सकें कि भाई हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ना है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो टेनेंट फार्मर्स हैं जिनको जमींदार ऑप्रेस करते थे उनके कॉज को भी फराइजी रिवोल्ट से जोड़ लेते हैं जिससे कि जो इनका मूवमेंट है वो थोड़ा सा अपना मास बेस बढ़ा सके। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये भी जो रिवोल्ट है इसको सक्सेसफुली क्रश कर दिया गया। फराइजी रिवोल्ट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिबेलियन है इसको बोला जाता है मोपला रिबेलियन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मोपलाज थे कौन। These Mopala students were basically Muslim tenant farmers and they were residing in the Malabar region of South India. यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इनको पढ़ते ही हमें समझ में आ गया इनको ऑप्रेस कौन कर रहा होगा? इनको जमींदार ऑप्रेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये पूरी चेन चला कौन रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है और इसी वजह से चिढ़ के ये रिवोल्ट कर देंगे। तो ज्यादातर जो रिबेलियंस है उनकी कहानी क्वाइट सिमिलर है, प्रोवाइडेड कि बस आपको ये पता हो कि भाई ये कौन से एरिया से एसोसिएटेड है। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो ये मोपलाज हैं ये लड़ना क्यों शुरू करते हैं? दे स्टार्ट फाइटिंग बिकॉज नंबर 1 देर इज हाइक इन रेवेन्यू डिमांड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो इनके फील्ड्स हैं उनके साइज में रिडक्शन हो जाता है और उसके अलावा कंपनी के ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन फैलाने लगते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली एक तो ब्रिटिश सरकार जो है रेवेन्यू डिमांड बढ़ाती रहती है तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास में फार्मर्स हैं, जो हमारे पास पेसेंट्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो इमीडिएटली जो है इनके अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब रेवेन्यू डिमांड बढ़ती है उसके साथ इन्होंने इनकी लैंड साइजेस को भी छोटा कर दिया और जबरदस्ती इनसे ज्यादा पैसा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हो जाता है मोपलास के अंदर और फिर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं।
यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम रेवेन्यू डिमांड की बात करें तो रेवेन्यू कलेक्शन करने तो जमींदार ही पहुंचते हैं, और यहाँ पे इन मोपलास के ऊपर जो जमींदार बैठे हैं ये सब हिंदू हैं। तो यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल भी आ गया था, जिसमें हम देखते हैं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ऑपरेशन के अगेंस्ट भी इन मुस्लिम टेनेंट फार्मर्स, जिनको मोपलास भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। मोपलास के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है, ये एक ट्राइबल अपराइजिंग है, और इसको हम कहते हैं छुआर अपराइजिंग। छुआर्स कौन थे स्टूडेंट्स? बेसिकली दीज वर दी एबोरिजिनल ट्राइब्समैन, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट बंगाल जो है उस एरिया के अंदर रिसाइड किया करते थे। ये जो छुआर्स हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ना क्यों शुरू किया? बेसिकली इनके एरियाज के अंदर फैमीन्स आ गए, और फैमीन आने के बावजूद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लैंड रेवेन्यू की डिमांड को बढ़ाती ही जा रही है। इस वजह से इन छुआर्स को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के पीरियड से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से फाइनली ये डिसाइड करते हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स एंड द ब्रिटिशर्स। However, students, as we all know, the Chuar uprising was also ultimately crushed under the British East India Company. छुआर अपराइजिंग के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट म्यूटनी है, इसे हम बोलते हैं कोल म्यूटनी। कोल म्यूटनी जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो कोल्स हैं ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है, और ये जो लोग हैं ये छोटा नागपुर के एरिया के अंदर रह रहे थे। छोटा नागपुर का जो एरिया है स्टूडेंट्स, इस टाइम पे किन किन पार्ट्स को कवर कर रहा था? इट इंक्लूडेड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू पलामाऊ एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूम। तो यहाँ पे छोटा नागपुर रीजन के अंदर हम देखते हैं ये सारे एरियाज कवर किए जा रहे थे, और यहाँ की जो एबोरिजिनल ट्राइब्स थी उनको हम कहते हैं कोल। अब ये जो कोल हैं स्टूडेंट्स, इनके साथ ट्रबल कैसे शुरू हुआ? बेसिकली आप देखेंगे कि 1831 के अंदर कोल्स का जो एरिया है यहाँ पर ब्रिटिशर्स इन्फिल्ट्रेट करना शुरू करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इनकी जो अपनी लैंड है उसको कोल हेडमैन से लेके आउटसाइडर्स को रेंट आउट करने लगते हैं, ट्रांसफर करने लग जाते हैं। तो जो इनकी एंसेस्ट्रल लैंड रही है, जो इनके पुश्तों से इनके पास में वो लैंड रही है, उसको ब्रिटिशर्स इनसे खींच के आउटसाइडर्स को देने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, कोल्स अपने आप को यूनाइट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इस म्यूटनी के जो लीडर बनते हैं उनका नाम होता है बुद्धो भगत। कोल म्यूटनी के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में दो और इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग। यहां पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो ये हो ट्राइबल्स हैं ये कौन है? बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक ट्राइब है जो कि सिंहभूम, जो अब झारखंड के एरिया में है, यहाँ पर रिसाइड करती थी। हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर एक राजा हैं जिनको हम कह रहे हैं राजा ऑफ पराहत। राजा ऑफ पराहत जो हैं ये इन हो ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इन लोगों की एंसेस्ट्रल लैंड्स के अंदर एनक्रोच करते थे, उन एरियाज को अपने रेवेन्यू सिस्टम के अंडर लाते थे, और फिर इनसे ही टैक्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। मोर ओवर ब्रिटिशर्स के साथ में और ब्रिटिशर्स भी आ रहे हैं, और उसके अलावा उनके साथ बहुत जमींदार, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स उनके पीछे पीछे आके इनकी एंसेस्ट्रल लैंड को एनक्रोच कर रहे थे। इस वजह से इनके ट्रेडिशंस सब कुछ स्पॉइल हो रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि ये ट्राइबल्स जो हैं रिवोल्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो रिवोल्ट होता है 1827 के अंदर, उसमें ब्रिटिशर्स इनको हरा देते हैं और इनको जबरदस्ती सबमिट करने के लिए फोर्स किया जाता है। हाउएवर स्टूडेंट्स 1831 के अंदर एक बार ये अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, और इस बार इनका एक और ट्राइब साथ देती है जो कि है मुंडास। मुंडास जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक ट्राइब थी छोटा नागपुर रीजन से। तो मुंडास और हो साथ में हाथ मिलाते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक नया फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी निकाला था जिसके तहत अगेन ये टैक्सेशन बहुत हाई करने वाले थे, एंड इस वजह से हम देखते हैं कि ये इनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं।
दूसरा कारण जिसकी वजह से सेकेंड रिवोल्ट होता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इनके एरिया के अंदर बंगालीज एनक्रोच करने लग जाते हैं। ये पॉइंट मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उनके पीछे पूरी मंडली आती है और इस वजह से लोगों के जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्ट रिबेलिंग अगेंस्ट द colonial rule. However, students, ultimately both the uprisings were crushed under the British East India Company. After this uprising, we have another uprising which is known as खोंड uprising. खोंड अपराइजिंग में स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं खोंड्स कौन है। खोंड स्टूडेंट्स ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि काफी लंबे एरिया के अंदर फैली हुई थी। सो बेसिकली आप देखेंगे उड़ीसा के हिली ट्रैक्ट्स के अंदर ये हैं और उसके अलावा ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट तक फैले हुए थे। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको खोंड ट्राइबल्स जो हैं इन्होंने कैप्चर कर रखा था, जिसके अंडर ये ट्रेडिशनली रह रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, किस वजह से ये लड़ना शुरू करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनके एरिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो एनक्रोच करने लग जाते हैं और इनकी लैंड को कैप्चर करने लगते हैं। बिसाइड्स इनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर रोक लगाने लगते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे खोंड ट्राइबल्स जो हैं ये ह्यूमन सैक्रिफाइस के अंदर बिलीव करते थे और इस सिस्टम को हम बोलते हैं मरियम। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो इसको देख के घबरा गई और उन्होंने इस चीज को बंद कराने की कोशिश करी, जिसको इन्होंने एक पर्सनल अटैक की तरह लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब ब्रिटिशर्स इनकी टेरिटरी पर एनक्रोच करते हैं तो नेचुरली वो इनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, विच बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द खोन्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ पूरी मंडली आती है एंड एज अ रिजल्ट पीछे पीछे इनके जमींदार, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो भी इन ट्राइबल एरियाज के अंदर आके घुसने लगते हैं और इनको सो बेसिकली चोरियां कैसे होती थी, मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने इनको धमकी दे दी कि भाई तुम्हारा जो एरिया है अब यहाँ से इतनी इतनी तुम्हारे को रेवेन्यू देनी है। अब जब ये लोग काम करेंगे इनको काम के लिए पैसा चाहिए होगा। अब इस बीच में रोल में आते हैं मनी लेंडर्स। मनी लेंडर क्या करेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देंगे और ये जो ट्राइबल्स हैं ट्रैप के अंदर फंस जाते थे और इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिजेंट करते थे ये मनी लेंडर्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक के बाद एक इनकी पर्सनल प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्रोच करना, इनकी लैंड के ऊपर इंक्रोच करना और ज़बरदस्ती इनसे जो इतना ज़्यादा टैक्स निकाला जा रहा था, इसकी वजह से ये अपने आप को यूनाइट करते हैं और ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। खोंड अपराइजिंग के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिबेलियन है, इसका नाम है संथल रिबेलियन। सबसे पहले तो देखते हैं कि संथल्स हैं कौन। संथल्स जो है स्टूडेंट्स ये एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी जो कि राजमहल हिल्स बिहार के एरिया में पड़ता है, वहां पर जाकर सेटल हो गए थे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये भागे थे अपने ओरिजिनल प्लेस से क्योंकि जमींदार जो हैं वो इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्रेस कर रहे थे। जमींदार्स के ऑपरेशन के अगेंस्ट रिबेल करते करते इस रिबेलियन ने सून एक नई डायरेक्शन ले ली जिसमें ये लोग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स भी प्रोपगेट करने लग गए। यहाँ पे स्टूडेंट संथल रिबेलियन के जो अर्लीस्ट लीडर्स थे वो थे दो भाई जिनका नाम है सिद्धू और कान्हू। इन दोनों ने प्रोक्लेम किया कि भाई कंपनी रूल जो है इसको खत्म करना है और इन्होंने एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया कि भागलपुर से राजमहल के बीच का जो एरिया है वो अब हमारा है, वो हमारी ऑटोनॉमस टेरिटरी है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं संथल्स बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से रिबेल करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए ब्रिटिशर्स इनको पैसिफाई करने के लिए इनको एक कंसेशन देते हैं। इस कंसेशन के तहत स्टूडेंट्स ये इनके लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं जिसको बोला जाता है संथल परगना और ये इनको पैसिफाई करने के लिए करा गया था। तो ये स्टूडेंट्स इसका रिजल्टेंट है, जहां जहां पर एडवांटेज मिला है उस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। अगर कोई एडवांटेज नहीं है तो सिंपली उस रिबेलियन को क्रश कर दिया गया था। तो यहाँ पे संथल्स को एक एडवांटेज मिला है इसलिए हम इसको याद रखेंगे। संथल्स के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास एक के बाद एक कुछ और छोटे मोटे ट्राइबल रिवोल्ट्स भी हुए। इसमें एक मेजर रिवोल्ट है स्टूडेंट्स भील्स का। भील कौन है स्टूडेंट्स, ये भी ट्राइबल्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर रहते थे जो पहले मराठा किंगडम के अंदर आता था और ये माउंटेन पासेस जो कि नॉर्थ इंडिया और डेक्कन के अंदर थे उनको कंट्रोल करके रखते थे।
ये जो भील्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं बिटवीन 1817 टू 1819, क्योंकि ब्रिटिश रूल की वजह से इनको फैमीन्स, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और मिस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। भील्स के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग जो है उसे हम कहते हैं रामोसी अपराइजिंग। रामोसीज जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक हिल ट्राइब थी वेस्टर्न घाट की ही, जो कि ब्रिटिश रूल जो है उसको हजम नहीं कर पा रहे थे और ना ही इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न था वो इन्हें समझ में आ रहा था। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, रामोसीज जो है अपने आप को एक लीडर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं जिनका नाम है चित्तूर सिंह, और 1822 के अंदर हम देखते हैं कि सतारा के अराउंड का जो एरिया है उसको ये प्लंडर करते हैं। However, students, as we all know, this particular uprising was again crushed under the British East India Company. रामोसीज के बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपराइजिंग हमारे पास है, दिस इज द कोली अपराइजिंग। कोलीज जो है स्टूडेंट्स, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो भील्स के पड़ोसी ही थे और अहमदनगर के एरिया के पास रहते थे। इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई, लेकिन इनके रिबेलियन को बहुत ही इजीली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रश कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने जो रिबेलियंस 1857 से पहले हुए हैं उनको देख लिया। नेचर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, या तो सिविल रिवोल्ट है, या पेजेंट रिवोल्ट है, या फिर ट्राइबल रिवोल्ट है। इन रिवोल्ट्स का मेन कारण क्या है स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि या तो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, या फिर मिडिल मैन बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देनी है। या फिर हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हिंडर कर रहे हैं, या फिर इनकी एंसेस्ट्रल लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं। यही कुछ हमारे पास 4 या 5 कारण हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि वन बाय वन ब्रिटिशर्स इन सारी अपराइजिंग्स को खामोश कर देते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स the most important mutiny that had happened, which is popularly known as the Revolt of 1857, or in the words of some historians, the First War of Independence. रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है स्टूडेंट्स, ये मात्र एक छोटी सी सोल्जर्स की म्यूटिनी के साथ शुरू होता है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पेजेंट्स, ये सब भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और इसकी वजह से इसकी मास जो है, मास स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होने से पहले भी कई सोल्जर रिलेटेड म्यूटनीज जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस करनी पड़ी हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे कि 1806 के अंदर क्या होता है। 1806 में एक बहुत ही पॉपुलर सिपॉय म्यूटनी होती है जिसे कहते हैं हम वेल्लोर म्यूटनी। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल टर्बन था जो कि सोल्जर्स पहनते थे, दिस वाज रिप्लेस्ड बाय अ लेदर कॉकेड, एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड वेल बाय द सोल्जर्स, एंड दिस लेड टू अ म्यूटनी इन वेलोर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1844 के अंदर हम देखते हैं कि बंगाल के जो सोल्जर्स हैं उनको जबरदस्ती सिंध के एरिया के अंदर भेजा जा रहा था एक म्यूटनी को कंट्रोल करने के लिए, और वो इतना दूर ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। एज अ रिजल्ट एक और सेपॉय म्यूटनी हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1824 जो है उसके अंदर हम देखते हैं बैरकपुर का जो एरिया है, वहां के जो सिपाही हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फिर से रिवोल्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको ओवरसीज एक तरह से इंडिया के बाहर उनको भेजा जा रहा है बर्मा की तरफ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर उनको बर्मा पहुंचना है तो उनको समुद्र को क्रॉस करना पड़ेगा। एंशंट इंडिया में स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब अर्ली मिडिवल पीरियड शुरू होता है तो धर्मशास्त्र जो है उनके अंदर कुछ नई कमेंट्रीज ऐड होती हैं। इन कमेंट्रीज के तहत जो पंडित्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि अगर आप समुद्र क्रॉस कर कर जाएंगे, दैट मीन्स यू आर गिविंग अप ऑन योर रिलीजन, और आपको आपकी कास्ट से निकाल दिया जाएगा, आपका बहिष्कार हो जाएगा। अब ये जो प्रैक्टिस है एंशंट पीरियड में शुरू हो गई थी, तो नेचुरली ये अभी तक चल रही है। और यहाँ पे जब सिपाहियों को जबरदस्ती सी क्रॉस करने को कहा जाता है तो ये इसको अपने रिलीजन के ऊपर थ्रेट मानते हैं, एंड एज अ रिजल्ट बैरकपुर के जो सिपॉयज हैं वो 1824 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं।
So these are some of the Sepoy Mutiny students that had happened before 1857. Now with this we are going to directly jump towards the major causes for the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो भारत के कॉलोनियल इतिहास के अंदर ये एक लैंडमार्क ईयर है, एक लैंडमार्क मूवमेंट है ऑल टुगेदर, जहां पर हम देख रहे हैं कि पहली बार ऑल इंडिया लेवल पर हर जगह आवाज उठी कि हमारे को ब्रिटिशर्स जो हैं इनको हटाना है। ऑल दो स्टूडेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल जैसा मास बेस तो यहाँ नहीं बन पा रहा, लेकिन अर्ली स्टेजेस में अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल रिवोल्ट था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जो हैं उनको एक बार को जड़ से हिला दिया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इकोनॉमिक और सोशल कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 को अंजाम दिया गया। इकोनॉमिक कॉजेज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दीज आर ऑलरेडी समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड शेयरली एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। हमें पता है ब्रिटिशर्स हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे, बढ़िया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारे को हमेशा एक्सप्लॉइट करते थे और कोशिश करते थे कि भाई हमसे जितना पैसा खींच सके और अपने होमलैंड की तरफ ले जाए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर एक तो हमारे पास कॉलोनियल पॉलिसीज आ गई विच आर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, वेयर इन देयर ओनली गोल इज टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज दे कैन एंड थ्रो इट बैक टू देयर ओन होम कंट्री विच इज इंग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है और जो हमारे आर्टिजान्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले जो राजा इनको पेट्रोनाइज करते थे, अपने कोर्ट में बिठाया करते थे, उन सबको तो एक के बाद एक खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने और अब इनको पेट्रोनाइज करने के लिए कोई बचा नहीं है और इस वजह से इनकी हालत खराब हो रखी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जान के इंडियन मेड गुड्स जो हैं उनके ऊपर बहुत हैवी टैरिफ ड्यूटीज लगा दी और इसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है क्रिपल करने लग गई। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खुद की कंट्री में बने हुए जो गुड्स हैं उनको बहुत ही चीपली इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए और क्योंकि इनका प्राइस इंडिया में बनी हुई चीज़ों से कम था इस वजह से हम देखते हैं गरीब लोग ये खरीदना प्रेफर करते थे और हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्रिपल करने लग गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कोई भी प्रोटेक्टिव ड्यूटीज जो हैं वो नहीं लगाई जा रही, मशीन मेड चीप क्लॉथ और चीप गुड्स आ रहे हैं ब्रिटेन से और अगेन ये हमारी इकोनॉमी जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे जो जमींदार हैं जो कि इंडिया के अंदर हेरिडिटरी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, हम देखते हैं ब्रिटिशर्स टाइम एंड अगेन इनके लैंड राइट्स जो हैं उनको फॉरफीट कर लेते थे और इनको एडमिनिस्ट्रेशन से 1 मिनट के अंदर बाहर निकाल देते थे। इसी वजह से जमींदार जो हैं इनकी डे टू डे लाइफस्टाइल भी डिक्लाइन होने लगी और ये परेशान हो गए और ये रिजॉल्व चाहते थे और ये चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स जो हैं इनके साथ में या तो कोई समझौता हो या फिर ये यहाँ से चले जाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेजरली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमारी इकोनॉमिकली चल रही है और लगभग हर वर्ग जो है सोसाइटी का वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बच नहीं पाया है, उनको इसे भुगतना ही पड़ रहा है। इकोनॉमिक कॉजेज के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशियो रिलीजियस कॉजेज भी रहे जिसकी वजह से हमारी जो मासेस हैं वो ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गई। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तो अपने आप को हमसे सुपीरियर मानते थे, हम अपने ही देश के अंदर सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर बैठे थे जहाँ पे वो हमें लेक्चर देते थे कि हाउ वी आर लोअर पीपल, हाउ वी आर बारबेरिक ऑल टुगेदर एंड दीज पीपल आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो हमें सिविलाइज करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो नेटिव इंडियंस हैं वो अपने ही देश के अंदर सेकंड क्लास बन गए हैं, बहुत ज़्यादा रेसिज्म चल रहा है ऑल टुगेदर और इस वजह से हम जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे जो रिलीजन थे जिनको ब्रिटिशर्स बारबेरिक मानते थे, इस वजह से ये क्या करते थे हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर बहुत इंटरफेयर करते थे।
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं कि ये मॉस्क्स को और टेम्पल की लैंड्स जो कि अभी तक एंशियंट और मिडिवल पीरियड के अंदर टैक्स फ्री लैंड्स रही हैं उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं और इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट पास करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और इसको 1856 में पास किया जाता है। ये जो एक्ट है स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेज बनती है जिसके बाद में हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट होता है। तो ये तो कुछ ऐसे कारण हो गए स्टूडेंट्स जो धीरे धीरे हमारे को बबल अप कर रहे हैं और ये जो बबल है ये इस रिवोल्ट के तहत ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन हम जानते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक्चुअली एक सिपॉय म्यूटनी के साथ स्टार्ट हुआ था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि सिपाही जो हैं वो क्यों चिढ़ रहे हैं और क्यों वो इस म्यूटनी को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जिन इंडियंस को आर्मी के अंदर डिप्लॉय किया जाता था उनके रिलीजियस बिलीव्स उनके कास्ट प्रेजुडिसेस जो थे उनसे ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था और इस वजह से इंडियंस में और ब्रिटिशर्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। एंड दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पॉइंट वेर इन आई हैव टोल्ड यू दैट द कंडीशंस ऑफ द सर्विस of the company army were as such that they were conflicting with the religious beliefs and the prejudices of the sepoys. Moreover, students, what happens in the year 1856 हमारे जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग वो एक ऑर्डर पास करते हैं और इसके तहत एक एक्ट बनती है विच इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये हर सिपाही को ये बोलती है कि अब जो भी फ्यूचर रिक्रूट्स फ्यूचर इंडियन सोल्जर्स बंगाल की आर्मी में आएंगे उनको जहां भी हम कहेंगे वहां पर जाकर सर्विस देनी पड़ेगी। एंड दिस विल ऑल्सो इंक्लूड क्रॉसिंग ऑफ द सीज विच अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ हिंदूज पर्टिकुलरली विल बैनिश यू फ्रॉम देयर कास्ट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे इनके रिलीजियस कंसर्न से ब्रिटिशर्स को कोई लेना देना नहीं था और इन्होंने ये स्पेसिफिक एक्ट पास करी कि अगर तुम ब्रिटिश आर्मी का पार्ट बन रहे हो तो हम तुम्हें जहां भेजेंगे वहां तुम्हें बिना कोई सवाल जवाब के जाना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो सिपॉइज हैं वो इसलिए भी डिससेटिस्फाइड हैं क्योंकि जब उनको सिंध और पंजाब के एरियाज में भेजा जा रहा है तो इसके लिए इनको कोई भी फॉरेन सर्विस का अलाउंस जिसको भट्टा बोला जाता है वो इनको नहीं दिया जा रहा। तो ये इसको अकॉर्डिंग टू द सिपॉइज दे डिजर्व्ड इट। बिसाइड्स सिंध इज अ फार अवे टेरिटरी, पंजाब इज अ फार अवे टेरिटरी ऑल टुगेदर एंड फॉर देम इट वाज अ फॉरेन लैंड एंड इफ दे आर गोइंग टू दैट लैंड दे एक्सपेक्टेड द फॉरेन सर्विस अलाउंस और द भट्टा। However, the British East India Company denied them giving the same, and this led to immediate dissatisfaction amongst the soldiers, amongst the Indian soldiers of the British East India Company's army. So these students became some of the immediate causes. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये तो हमारे भाई पॉलिटिकल कॉजेज हो गए, इसके अलावा हमारे पास में कुछ रिलीजियस कॉजेज भी रहे जिन्होंने डिसकंटेंट को बढ़ाया। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे वेदर इट वाज अ र्यूमर और वेदर इट वाज अ रियलिटी, लेकिन सिपॉइज के अंदर कुछ बातें फैलने लगी जैसे कि वो उन्हें ये पता चलने लगा कि जो इनके यहाँ पे आटा यूज हो रहा है उसके अंदर बोन डस्ट मिक्स करी जा रही थी। प्राइमरीली आप देखेंगे बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस थे और उनके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक नई तरह की राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस राइफल को चलाने के लिए हमारे को इसके ऊपर एक ग्रीस्ड रैपिंग पेपर होता है कुछ इस तरह का। ये जो रैपिंग पेपर है ये कार्ट्रिज के ऊपर होता है। सो बेसिकली दिस इज द कार्ट्रिज एंड दिस इज द ग्रीस्ड रैपिंग पेपर। इसको बाइट करके हटाना पड़ता था और फिर इसके बाद राइफल को इसमें लोड किया जाता था जिससे कि राइफल चल जाए। अब यहाँ पे ऐसा बात फैला हुआ था कि ये जो ग्रीस्ड रैपिंग पेपर है ये या तो बीफ से या फिर पिग फैट से बना है। अब बीफ की बात करें तो हिंदूज के लिए रिलीजियस वे था और अगर पिग की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस वे था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन हुआ ये भी एक बहुत मेजर कारण बना जिसकी वजह से सिपॉइज बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट में थे और इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट म्यूटनी कर दी।
इन सारे बातों को अगर हम इकट्ठा करें तो फाइनली स्टूडेंट्स ऊपर तक भर चुके थे, खास करके सोल्जर्स, और उन्होंने फाइनली एक दिन डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू अटैक। इस अटैक के बिगिनिंग का श्रेय स्टूडेंट्स एक हिस्टोरिक पर्सन को दिया जाता है जिनका नाम है मंगल पांडे। Mangal Pandey students was a soldier of the 34th Native Infantry, and what did he do? He fired a sergeant major of his unit at Barakpur. इस इवेंट के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिशर्स को डिफाई करना शुरू करते हैं, और मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब इस रिवोल्ट को शुरू किया जाता है तो रिवोल्ट के साथ में हमेशा आपको एक ऑल्टरनेट देना होता है। मान लीजिए कि आज मैं कोई मुद्दा बनाती हूँ कि भाई मुझे इस जने को पावर से हटाना है, तो सीट को खाली तो नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे उसके लिए कोई ऑल्टरनेट भी बताना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा है और हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है तो हमें उसका एक ऑल्टरनेट भी चाहिए। ये ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स इन सोल्जर्स ने बनाया मुगल्स को, और ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही रिफ्रेशिंग आइडिया है ऑल टुगेदर, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कैसे मुगल डायनेस्टी का जो पुराना रूल था विच वॉज रिलेटिवली स्टेबल, उसको यर्न कर रहे थे लोग, उस स्टेबिलिटी को वापस लाना चाहते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो बैनर है वो हमारे लास्ट मुगल किंग जो थे बहादुर शाह, उनकी लीडरशिप के अंदर परचम लहराया गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ द लॉन्ग एंड स्टेबल reign of the Mughal dynasty, which here in revolt of 1857 became the symbol of India's political unity. So here students, it was never a Hindu-Muslim issue. All of these people had a combined single enemy and these were the Britishers. तो यहाँ पे secular element चल रहा था, altogether religious connotations थी ही नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो है बंगाल आर्मी रिवोल्ट करना शुरू करती है, और फटाफट जो है ये रिवोल्ट क्विकली इंडिया के अंदर फैल जाता है। जिन पार्ट्स में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रिवोल्ट ऑफ 1857 जोर पकड़ता है, दीज इंक्लूड अवध, रोहिलखंड, द दोआब रीजन, बुंदेलखंड, many parts of central India and parts of East India such as Bihar and apart from that East Punjab. तो बंगाल के अलावा ये कुछ स्टॉर्म सेंटर्स हैं जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत जोर पकड़ता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये मियर एक सिपॉय म्यूटनी के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाके इसके अंदर बहुत सारे सिविल रिबेलियंस भी क्लब हो जाते हैं, खास करके वो रिबेलियंस जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध में चल रहे थे, और इस वजह से इसका मास बेस बढ़ जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो पेजेंट्स हैं और पेटी जमींदार्स हैं जो ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, और इनके जो मिडिल मैन हैं जैसे कि मनी लेंडर्स, उनकी अकाउंट बुक्स और उनकी डेट रिकॉर्ड्स जो हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई थी ट्राइबल रिवोल्ट में कि कैसे मनी लेंडर्स जो हैं ये बहुत चालाक हुआ करते थे और इन अनपढ़ गरीब जो लोग हैं इनको पागल बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे, और इन लोगों को जिनको लिखा पढ़ी आती नहीं है इनको ज़िंदगी भर के नहीं जनरेशन भर के ट्रैप्स के अंदर फंसा देते थे ऑफ डेट, और इनसे पैसा खींचते रहते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तो सिविल रिबेलियंस भी इसी में क्लब हो जाते हैं, और पेजेंट्स और पेटी जमींदार्स जो कि मिडिल मैन के करप्शन से परेशान हो चुके हैं वो भी इस रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मनी लेंडर्स की अकाउंट बुक्स को ही जला देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम मेजर सेंटर्स की बात करें और मेजर लीडर्स की बात करें तो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में क्या करना है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, ऐसे आप मेजर एरियाज जहाँ पे रिवोल्ट जोर पकड़ रहा है और किस लीडर के अंडर पकड़ रहा है इसकी एक बस लिस्ट बनाकर रख लेंगे। 1857 के रिवोल्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो सेपॉय म्यूटनी, सिविल रिबेलियन, पेजेंट रिबेलियन के अलावा हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो पुराने लोकल रूलर्स हैं वो भी हाथ मिला लेते हैं आपस में और ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि दिल्ली की बागडोर जो है वो एक सोल्जर ही संभालते हैं जिनका नाम है जनरल बख्त खान।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कानपुर के अंदर जो है हमारे पास नाना साहिब हैं, हु इज अ सक्सेसर, हु इज अ काइंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द मराठास। सो नाना साहिब जो हैं स्टूडेंट्स, ये खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं और बहादुर शाह को एम्परर ऑफ इंडिया मान लेते हैं और खुद को उनका गवर्नर बता के रिवोल्ट ऑफ 87 के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट परचम लहराते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लखनऊ में हमारे पास जो लीडर बैठी हैं जो कि मासेस को मोबिलाइज करेंगी, हर नेम इज बेगम हजरत महल। नेक्स्ट हमारे पास है बरेली स्टूडेंट्स, और बरेली में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैनर उठाते हैं खान बहादुर, जो कि रोहेलखंड के जो पुराने रूलर थे उनके एक डिसेंडेंट है। बिहार की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बिहार के अंदर हमारे पास एक जमींदार हैं जगदीशपुर एरिया के, जो कि एक बड़े जमींदार थे। इनका नाम है कुंवर सिंह। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। फैजाबाद जो कि अवध के एरिया में पड़ता है, यहाँ पर आवाज उठाते हैं मौलवी अहमदुल्ला। झांसी के अंदर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। झांसी के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाएंगी, हर नेम इज रानी लक्ष्मीबाई। और हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई अपने एक एसोसिएट तांतिया टोपे के साथ ग्वालियर की तरफ मार्च करना शुरू करती हैं, मासेस को मोबिलाइज करती हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास एक छोटा सा एरिया है बरौत करके, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पास एक लोकल विलेजर हैं जिनका नाम है शाहमल। ये जो शाहमल है स्टूडेंट्स, ये अपने विलेज के हेडमैन और कम से कम 84 विलेजेस के जो पेजेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट लड़ा जा सके। पॉपुलरली स्टूडेंट्स ये जो मोबिलाइजेशन करते हैं इसको कहा जाता है 84 देश, क्योंकि इन्होंने 84 विलेजेस जो हैं इनको ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब शाहमल को पकड़ लेते हैं तो इनको बहुत ही ब्रूटली असैसिनेट करते हैं, और ये इसलिए करते हैं जिससे कि ये लोगों में दहशत फैला सके। शाहमल जो है स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी को मल्टीपल पीसेस के अंदर काट दिया जाता है और उनके सर को काट के जो है ब्रिटिशर्स डिस्प्ले में लगाते हैं, जिससे कि बाकी लोग जो हैं दोबारा हिम्मत ना करें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की। So this is a very gruesome murder, students, altogether, that was done by the Britishers, and one by one all of these leaders were either pacified or they were killed altogether in order to crush the revolt of 1857. In the end, students, we know the result. The result is that finally the revolt of 1857 will be crushed by the British East India Company. Moreover, students, these people, that is the people, the Britishers, will successfully now end the rule of Mughals. तो 1857 के रिवोल्ट की एक मेजर आफ्टरमैथ ये है कि जो हमारे लास्ट मुगल रूलर हैं बहादुर शाह, उनके रूल को खत्म कर दिया जाएगा और उनको रंगून की तरफ भेज दिया जाएगा, जहां फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम 1857 के रिवोल्ट को असेस करें तो इसमें क्या खूबियां रही और क्या कमियां रही। खूबियों की अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फैक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जब आए हैं और जब हमने पहला रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया है इनके अगेंस्ट, उस टाइम तक हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर था ही नहीं। देयर वाज नो कम्युनल एलिमेंट ऑल टुगेदर, स्पेशली व्हेन वी वर फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। इट इज ओनली अ डेवलपमेंट स्पेशली ऑफ द 20th century wherein the Britishers are going to pull the strings of these two religious communities to make them fight against each other, so they lose focus of the exploitation that is being done by the Britishers. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक जो बड़ी खासियत है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, वो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेगेटिव पॉइंट्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1857 के अंदर नेचुरली हम देखते हैं कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट है। हमने देखा काफी सारे लोकल रूलर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन देयर आर मेनी रूलर्स who did not participate in the revolt of 1857, and these include the Sindhyas of Gwalior, who were earlier a part of Marathas confederacy. Another one, students, are the Holkars of Indore. Apart from that, students, we have the rulers of Patiala, Sindh, and many other Sikh chieftains, including the Maharaja of Kashmir, who did not participate in the revolt of 1857. तो हमारा जो मास स्पेस है वो काफी कम है यहाँ पे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उन्होंने इस रिवोल्ट को बहुत निचली नज़र से देखा और उन्हें लगा कि गरीब अनपढ़ लोग हैं जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। यही वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया होने वाली है स्टूडेंट्स, जिनकी आंखें खुलेंगी 20th सेंचुरी के अंदर, और फाइनली ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको आगे लेकर जाएंगे और कांग्रेस बनाएंगे। ओके, पर अभी तक जो है मिडिल क्लास दूर बैठी है और वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम ब्रिटिश आर्मी से अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे पास कोई आर्म्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे उनसे लड़ने के लिए। इसी वजह से हमारा जो मूवमेंट था वो अनकोऑर्डिनेटेड और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड भी था, क्योंकि मासेस का पार्टिसिपेशन है कम। उसके अलावा हमारे पास में कोई ऐसे प्रॉपर आर्मी नहीं है जो हम ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सकें। तो ये कुछ कारण रहे स्टूडेंट्स जिसकी वजह से हम देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को फाइनली क्रश कर दिया गया। लेकिन एक बार के लिए स्टूडेंट्स हमने ब्रिटिशर्स के मन में जो है एक डर बैठा दिया कि इंडियंस यूनाइट हो जाएंगे तो क्या नहीं कर सकते। इस पॉइंट से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने 1857 को एक बड़े सबक की तरह लिया और आगे जाके वो हमें बहुत ज़्यादा पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे और कंसेशंस देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है तो उसके बाद में जो एक मेजर चेंज आता है वो ये है कि सडनली ब्रिटिश क्राउन को ये याद आता है कि ओहो, इंडिया तो हमारी बहुत ही डियर कॉलोनी है, इतना पैसा और कहाँ से आएगा। एज अ रिजल्ट क्राउन जो है एकदम से एक्टिव हो जाता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया पे से खत्म कर देता है और इंडिया को डायरेक्टली क्राउन की सुपरविजन के अंडर ले लेता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके तहत क्वीन विक्टोरिया जो है वो अपने आप को ब्रिटिश इंडिया का सोवरेन डिक्लेयर कर देती हैं, और उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब क्वीन विक्टोरिया सोवरन बन जाती हैं ब्रिटिश इंडिया की, इस बात का अनाउंसमेंट हमारे गवर्नर जनरल करते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, और इसके लिए एक बड़ा सा दरबार करते हैं इलाहाबाद में, जहां पर क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है इसको इश्यू किया जाता है और पब्लिक में जारी किया जाता है। इस प्रोक्लेमेशन के तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि क्वीन विक्टोरिया अपेरेंटली हमारे को प्रॉमिस कर रही है दैट देयर विल बी इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस। Now, this is an irony altogether. This is some kind of joke for that matter, because we all know that the Indians were not at all equal in comparison to Britishers, and we used to get severely punished for even small things such as gathering students. Apart from that, students, you will see that this particular proclamation apparently told the Indians कि आपको गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड। ये तो एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जो हमें फाइनली इंडिपेंडेंस के बाद ही मिलती है। हमारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बहुत लंबे समय तक हम लड़ने वाले हैं, पूरे 1900s भी एंटर कर जाएंगे, तब तक भी जो है आप देखेंगे कि हमारे को जो हमारा मेन एग्जाम है इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसका कंडक्टमेंट तक इंडिया में नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऑन पेपर लिखी गई थी, इन प्रैक्टिस इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने और क्वीन विक्टोरिया ने एक्चुअली हमारे को प्रॉमिस किया कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा जब हम लॉ बना रहे होंगे। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगेन ये एक ऑन पेपर चीज़ है, इन प्रैक्टिस इनके जो मन में आती थी, जो चीज़ इनको खराब लगती थी वो उसको हटा देते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के तहत एक और स्कीम आती है 1861 के अंदर। इस स्कीम का नाम है आर्मी अमेलगमेशन स्कीम, जिसके तहत हम देखते हैं कि कंपनी के जो यूरोपियन ट्रूप्स हैं उनको अब क्राउन की सर्विस के अंदर ले लिया जाता है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसको अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके सीधे क्राउन की गवर्नेंस में डाल दिया गया है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। जैसे ही 1857 कंप्लीट होता है हम देखते हैं कि अब फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गई। अब हमें डायरेक्टली क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक नया ऑफिस भी बनता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है स्टूडेंट्स, ये इंडिया में नहीं, ये लंदन में बैठेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रोमिसेस हमें करी गई हैं ये सब ऑन पेपर हैं। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिसेस जो हैं वो एक्चुअली हम खुद के लिए लाएंगे जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होता है। इसमें हम हार तो जरूर गए थे, लेकिन इसके बाद में जो सीड्स ग्रो हो गए थे हमारे अंदर वो तब्दील होते हैं आगे जाके फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रूट में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे को जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स में याद रखना है वो क्या होगा। हमारे को एक तो रीजन, सारे कॉजेज जो हैं हमें याद रखने हैं। इकोनॉमिक और सोशल रीजंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए मीन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर सिपॉय म्यूटनी के तहत जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, जैसे कि राइफल का नाम क्या था, प्रॉब्लम क्या थी राइफल से, भट्टा क्या होता है, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो लीडर्स और स्टॉर्म सेंटर की लिस्ट है इसको तो आपको रट लेना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है अपना मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरी स्लाइड है ये आपके लिए किसी भी मैनर के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट होकर आ सकती है, जहां पे सिंपली आपको एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या फिर क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन है इसके तहत 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्विक ओवरव्यू भी खत्म होता है। एंड विद दिस आई एम कंप्लीटिंग आवर लेक्चर on the revolts before 1857 and the revolt of 1857. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel and subscribe and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.